Jai Jinendra, all of you. Till now, we are done with 7 chapters of auditing and assurance, that is chapter number 1 to 4 and chapter number 6, 11 and 12, and a number of standards on auditing covered in those chapters. Now coming to the next chapter, chapter number 5, fraud and responsibilities of the auditor in this regard. This chapter, along with chapter number 10 and 11, that is company audit and auditor's report, has a weightage of 30 marks, 30 marks. This chapter mainly covers as a 240 and a part of company audit section. So starting with the chapter, fraud and responsibilities of the auditor in this regard. तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉड का मतलब समझते हैं कि फ्रॉड होता क्या है. ये फ्रॉड की मीनिंग ऐसे 240 के अंदर डिफाइंड है. ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफाइन द टर्म फ्रॉड एज एन इंटेंशनल एक्ट. फ्रॉड तब होता है जब कोई इंटेंशनली उसको कमिट करना चाहे. अगर कोई अनइंटेंशनली कर रहा है तो उसको हम लोग एरर का नाम देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. तो फ्रॉड इज डिफाइंड एज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स. एक जना या फिर 4-5 जनों ने मिलकर या फिर कुछ भी जनों ने मिलकर, 2 से ज़्यादा जनों ने मिलकर कोई इंटेंशनल एक्ट कराए अमंग द मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉयज़ और थर्ड पार्टीज़. ये कोई भी हो सकते हैं जो मिलकर इंटेंशनल एक्ट कर सकते हैं. इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, ताकि वो कुछ इलीगल एडवांटेज गेन सके फ्रॉम द एंटिटी. Although fraud is a broad legal concept, for the purpose of the essays, the auditor is concerned with fraud that causes a material misstatement in the financial statements. ऐसे fraud की definition अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, वास्ट है. लेकिन जब हम लोग essays के हिसाब से fraud का मीनिंग समझते हैं तो हम लोग fraud को सिर्फ उसी लेवल तक लेते हैं जो ऑडिटर के काम आए fraud को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स कॉज कर रहा हो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बाकी तरीके के फ्रॉड ऑडिटर इग्नोर कर सकता है. 2 टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर. 2 तरीके के इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स ऑडिटर के लिए रेलेवेंट होते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 तरीके की चीज़ें होंगी ये कॉज कर रही होंगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहली है मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरी है मिसस्टेटमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. 2 तरीके से फ्रॉड ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला तो है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. नेक्स्ट पेज. Although the auditor may suspect or in rare cases identify the occurrence of fraud, the auditor does not make legal determinations of whether fraud has actually occurred. Okay, छोड़ो इसको. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं. फ्रॉड का मीनिंग हमने समझ लिया. मेन वर्ड यहाँ पर क्या था, इंटेंशनल एक्ट बाय एनी इंडिविजुअल. और जो ऑडिटर के लिए कौन सा फ्रॉड काम का है, जो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ला रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड क्या है. फ्रॉड इंटेंशनल होता है. अगर वो अनइंटेंशनल कोई एक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग एरर का नाम देंगे. मिस स्टेटमेंट्स 2 तरीके से हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ईदर थ्रू फ्रॉड और थ्रू एरर. द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर इज वेदर द अंडरलाइंग एक्शन जो कि परफॉर्म किया जा रहा है दैट रिजल्ट्स इन द मिस स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. अगर इंटेंशनल है तो हम लोग उसको फ्रॉड बोल देंगे और अगर अनइंटेंशनल है तो हम लोग उसको एरर बोल देंगे. फ्रॉड इज़ अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट. फ्रॉड एक ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट है. हमारे को पता है कि किसी भी एरिया के अंदर फ्रॉड हो सकता है, लेकिन ऑडिटर के लिए कौन से फ्रॉड इंपॉर्टेंट है, विच आर कॉजिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो द ऑडिटर इज कंसर्न विद फ्रॉड दैट कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब फ्रॉड 2 तरीके का होता है, अपन ने अभी ऊपर देखा था. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स हो सकता है. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स को भी हम लोग 2 तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं. पहला है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया, जो कि एंटिटी के इन्वेंट्री या फिर कुछ और फिक्स्ड असेट्स, और या फिर डिफॉल्केशन ऑफ कैश हो गया, मतलब जो एंटिटी के पास लूज कैश पड़ा हुआ है. अब आपके जो क्वेश्चन की लाइन दे रखी है कि फ्रॉड व्हेन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, वेदर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, मतलब फ्रॉड के 2 पार्ट्स जो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हैं. इन्वॉल्व्स इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. पहली पॉइंट, इस फ्रॉड के अंदर या तो इंसेंटिव या प्रेशर हो सकता है टू कमिट द फ्रॉड. दूसरा, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो हो सकती है कि किसी पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो. थर्ड पॉइंट, सम रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट हो सकता है. अब इन तीनों को MTP अक्टूबर 18, MTP मार्च 18, MTP मार्च 19 और MTP अगस्त 18 में 4 बार इन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से इनको इलस्ट्रेट करने के लिए दिया गया एग्जाम के अंदर, और बच्चे इसको ढंग से आंसर नहीं कर पाए. तो इन तीनों पॉइंट्स का आपको मतलब बहुत डिटेल में पता होना चाहिए. तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए. इन तीनों पॉइंट्स की डेफिनेशन दे रखी है कि इंसेंटिव और प्रेशर कैसे हो सकता है, फ्रॉड, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और सम रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट क्या हो सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्ट व्हेन मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर. जब मैनेजमेंट प्रेशर के अंदर होगा तो वो फ्रॉड के
कर सकता है। अब ये प्रेशर कहीं से भी हो सकता है, फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकता है और इनसाइड द एंटिटी भी हो सकता है, टू अचीव एन एक्सपेक्टेड एंड परहैप्स अनरियलिस्टिक अर्निंग्स टारगेट और फाइनेंशियल आउटकम। अगर मैनेजमेंट को अपने ऊपर वाले मतलब TCWJ ने या फिर हेड लेवल ने बोला कि आप लोगों को 15% आपको आपका रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, जबकि असलियत में कंपनी का नॉर्मल या फिर इंडस्ट्री का एवरेज ही 8 to 9% होता है, तो ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट हो गया कि 15 to 20% हम लोग कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या कर सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिखाते हुए कुछ फ्रॉड कर सकता है, तो ये मैनेजमेंट के लिए इंसेंटिव या प्रेशर हो गया टू कमिट द फ्रॉड। Second point, a perceived opportunity to commit fraud may exist when an individual believes internal control can be overridden। एक अपॉर्चुनिटी किसी इंडिविजुअल को मिल सकती है जब उसको लग रहा हो कि इंटरनल कंट्रोल्स जो एंटिटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उसको वो इंडिविजुअल ओवरराइड कर सकता है। अब वो ओवरराइड किसी भी एंगल से कर सकता है, भले से अगर वो ओनर है तो इजीली उसको ओवरराइड कर सकता है। अगर उसके पास कुछ ऐसी पावर्स दे रखी हो एंटिटी ने उसको कि हाँ आप इस इंटरनल कंट्रोल को आप खुद अपने मैनेज कर सकते हो, तो वो ओवरराइड कर सकता है। तो यहाँ पर किसी इंडिविजुअल को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट दिया गया है, उसको वो फ्रॉडुलेंटली इंटेंशनली यूज़ कर रहा है। तो अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड may exist when an individual believes internal control can be overridden, for example because the individual is in a position of trust or has knowledge of specific deficiencies in the internal control। तो ये अपन ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, पहला इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड और दूसरा है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ये जो 3 पॉइंट्स हैं और रेशनलाइजेशन वाला मिलके, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर आपका पूरा चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो इनसे आपको मतलब बहुत ढंग से समझने हैं। थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल्स में बी एबल टू रेशनलाइज कमिटिंग अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन करना। इंडिविजुअल्स में बी एबल टू सिंप्लीफाई कमिटिंग अ फ्रॉडुलेंट एक्ट, मतलब अगर आप लोगों के सामने कैश किसी ने रख दिया, अब आपका नेचर कैसा भी हो और आपको अगर कोई देख नहीं रहा है तो आप लोग उसको ले जाने की कोशिश करोगे, भले से वो एंटिटी का ही कैश क्यों ना हो। तो यहाँ पर उसी से थोड़ा सा लिंक आ रहा है। सम इंडिविजुअल्स पजेस एन एटीट्यूड, कुछ इंडिविजुअल्स का एक एटीट्यूड होता है चोरी करने का, मतलब बचपन से ही वो लोग ऐसे रहते हैं। कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज़ दैट अलाउ देम नोइंगली एंड इंटेंशनली टू कमिट अ डिसऑनेस्ट एक्ट। उन लोगों का कैरेक्टर ही ऐसा रहता है या फिर उन लोगों को वैल्यूज़ ही ऐसी दी जाती हैं कि वो लोग कुछ ऐसा नोइंगली एक्ट करें या इंटेंशनली एक्ट करें जो कि डिसऑनेस्ट हो। हाउएवर इवन अदरवाइज ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स कैन कमिट फ्रॉड इन एन एनवायरनमेंट दैट इम्पोजेज सफिशिएंट प्रेशर ऑन देम। अगर हम लोग किसी ऑनेस्ट इंडिविजुअल के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो भी फिर इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो फ्रॉड कर सकता है। तो यहाँ पर अपने 3 पॉइंट्स कवर होते हैं, ये इसी डेफिनेशन के अंदर यही दे रखा था। फ्रॉड वेदर कोई सा भी हो, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला हो या फिर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला हो, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। पहला होता है इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, दूसरा होता है अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, तीसरा होता है सम रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं बहुत ढंग से, आपके अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। अभी अपन लोगों ने देखा कि फ्रॉड 2 तरीके से ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो अब अपन लोग इन्हीं को डिटेल में देखेंगे। अपना टॉपिक आ रहा है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैनिपुलेशन हो सकता है, फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फॉल्सिफिकेशन हो सकता है, हम लोग कुछ गलत चीज़ चढ़ा दें या फिर 5 लाख के आइटम को 5 करोड़ दिखा दें या फिर 5 लाख के आइटम को 5 रुपये दिखा दें। हमारे ऊपर है एंटिटी के ऊपर कि हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैनिपुलेशन हो सकता है, फॉल्सिफिकेशन हो सकता है इंक्लूडिंग द फॉर्जरी, और ऑल्टरेशन भी हो सकता है। ठीक है, किसके अंदर, वाउचर्स के अंदर या फिर जो एंटिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के अंदर। सेकंड हो सकता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे, थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर इंटेंशनल ओमिशन। हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन को इंटेंशनली ओमिट कर दिया या फिर उसको डिले कर दिया हम लोगों ने, या फिर हम लोगों ने उस ट्रांजैक्शन को एडवांस में ले लिया। 31 मार्च के बाद का ट्रांजैक्शन था, हमने उसको 25 मार्च को ही ले लिया। थर्ड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कैसे हो सकती है, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपनी तरह से जो जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट थी उसकी तरह से हमने इसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, और अपनी एंटिटी के अंदर उसके हिसाब से अकाउंटिंग लॉज लगा दिए। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी अकम्प्लिश्ड बाय द फॉलोइंग। ये 3 चीज़ें अपन ने देख ली। टॉपिक का अपन लोग नाम पढ़ते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स इंटेंशनल, फ्रॉड की बातें हैं इसलिए इंटेंशनल वर्ड आ रहा है, मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने अमाउंट्स और डिस्क्लोजर्स को ओमिट कर दिया टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स, ताकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनको डिसीव कर सकें, उनको उनका रास्ता भटका सकें उनका। मैनिपुलेशन, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, उसी के बारे में बातें आ रही हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स,
अब ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब पूरा डिटेल में अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ से आपके पेपर के अंदर किसी भी चीज़ का वो लोग एग्जांपल पूछ सकते हैं कि एंटिटी के अंदर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकता है। तो आपको इस सबका बारे में ब्रीफ नॉलेज तो रहनी चाहिए। आपके 30 मार्क्स का चैप्टर कवर कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर नंबर 5, 10 और 11। तो आपको बहुत ढंग से इसको कवर करना है। 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने पेपर के लिए। Manipulation of accounts. Detection of manipulation of accounts with a view to presenting a false state of affairs is a task requiring ग्रेट टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। हम लोग ऑडिटर की तरफ से इसको देख रहे हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को हमारे को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि विद अ व्यू टू प्रिवेंट अ फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स, ताकि हम लोग फॉल्स स्टेट ऑफ अफेयर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को नहीं दे पाए ऑडिटर, उसके लिए हमारे को मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टास्क को करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा टैक्ट चाहिए और इंटेलिजेंस चाहिए, बिकॉज जनरली मैनेजमेंट पर्सनल जो होते हैं इन हायर मैनेजमेंट केडर आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। क्योंकि ज़्यादातर जो अपर लेवल वाले मैनेजमेंट रहते हैं वो ये लोग सोचते हैं कि 15% हम लोग रिटर्न दिखाने के लिए हमारी सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर हमारी परचेजेस को कम कर देते हैं। एंड दिस इज़ परपिटेटेड इन मैथोडिकल वे। इसको किसी मेथड के थ्रू ये लोग परपिटेट करते हैं, इसको फॉलोअप करते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज जनरली कमिटेड, क्यों कमिट किया जाता है ये वाला मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स वाला फ्रॉड? फर्स्ट, टू अवॉइड इंसिडेंट्स ऑफ इनकम टैक्स और अदर लॉज। अगर हमारे एंटिटी के अंदर हमारा इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग उसको कम करने के लिए हमारी सेल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो इस 31 मार्च के पहले सेल हुई थी, 31 मार्च की जो पहले सेल हुई थी, हम लोग उसको ऑमिट करके पीछे कर देंगे, डिले कर देंगे 1 अप्रैल के बाद। तो वो अगले साल के अंदर उस सेल्स का इफेक्ट चल जाएगा, तो हमारे इस साल का सेल्स कम हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट भी उसके हिसाब से कम हो जाएगा और हमारा कंसिक्वेंटली इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, फॉर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड व्हेन देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। हमारी एंटिटी की हिस्ट्री के हम लोग हर साल 5 to 10% का डिविडेंड देते हैं, लेकिन इस साल हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, तो हम लोग हमारे कंपनी के अंदर या फिर एंटिटी के अंदर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, लेकिन हम लोग हमारे स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके अंदर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर डिविडेंड को डिक्लेयर करवा सकते हैं। इसलिए भी हम लोग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, टू विदहोल्ड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इवन व्हेन देयर इज एडिक्वेट प्रॉफिट्स। हम लोग डिविडेंड देना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी विदहोल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि भले से हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, फिर भी अभी हम लोग उसको विदहोल्ड करना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं हम लोग? दिस इज ऑफन डन टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। अगर हम लोगों ने, हमारी कंपनी की रेगुलरिटी थी कि हम लोग 5 to 10% अगर डिविडेंड दे रहे हैं और इस साल हम लोगों ने अगर नहीं दिया, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आ सकती है कि कंपनी के ऑपरेशन ढंग से परफॉर्म नहीं हुए, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक के प्राइसेस है वो क्रैश हो जाएँ। तो हम लोगों ने डिविडेंड को विदहोल्ड कर लिया टू मेक इट पॉसिबल फॉर सिलेक्टेड पर्सन्स टू एक्वायर शेयर्स एट लोअर कॉस्ट। और अगर स्टॉक के प्राइसेस क्रैश हो गए, तो जो सिलेक्टेड पर्सन्स थे, जो कि एंटिटी से रिलेटेड पार्टीज थे, वो स्टॉक को लोअर कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, फिर उसके बाद एंटिटी और प्रॉफिट्स को डिक्लेयर कर सकती है थ्रू डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट, फॉर रिसीविंग हायर रेम्यूनरेशन वेयर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज पेएबल बाय रेफरेंस टू प्रॉफिट्स। ऐसा भी हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आएगा हमारी एंटिटी का, कुछ ऐसे लॉज होते हैं, मतलब कंपनी लॉ के अंदर भी सेक्शन है कि जितना परसेंट आएगा उसका 5 या 10% या 15% आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंटिटी को कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने मैनेजर्स को। तो अगर हम लोग अपना प्रॉफिट एंटिटी अपना ज़्यादा दिखा देगी थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, तो मैनेजर्स को भी अपना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली। इसलिए भी मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं, वो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कर सकते हैं। अभी जो मैनिपुलेशन अकाउंट्स वाला फ्रॉड है, इसको हम लोग न्यूमरस वेज से कमिट कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड्स क्या हो सकते हैं, ये भी आपके अटेम्प्ट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स को कमिट करने के लिए आप क्या क्या वेज या फिर मेथड्स अप्लाई कर सकते हो। पहला, इन्फ्लेट कर सकते हैं या फिर सप्रेस कर सकते हैं परचेजेस को या फिर एक्सपेंसेस को, मतलब डेबिट साइड ऑफ द P&L। सेम केस है, इन्फ्लेट कर सकते हैं या फिर सप्रेस कर सकते हैं सेल्स को या फिर अदर आइटम्स ऑफ द इनकम, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ द P&L। इन्फ्लेटिंग और डिफ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री को अपन लोग यहाँ पे इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही होगी, तो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर ही अपने चेंजेस कर सकते हैं। फेलिंग टू एडजस्ट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ और प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम लोग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। और एंड चार्जिंग आइटम्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और बाय कैपिटलाइजिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो उससे भी हमारे P&L के अंदर इफेक्ट पड़ सकता है। misrepresentation in or intentional omission from the financial statements of events, transactions or other significant information। अभी अपन ने सबसे पहले मैनिपुलेशन पढ़ा, मिसरिप्रेजेंटेशन के पॉइंट्स हैं ये सारे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अमाउंट्स, क्लासिफिकेशन, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। वही पॉइंट्स कवर हो रहे हैं ऊपर वाले जो अभी अपन ने 4 पढ़े थे। मतलब
ये 3 सॉरी जो पढ़े थे अपन ने। फर्स्ट हो गया मैनिपुलेशन वाला, सेकंड मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया और थर्ड हो गया इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन। ये किससे रिलेटेड अभी पॉइंट्स चल रहे हैं अपने? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी अपना एक कौन सा पॉइंट बच रहा है? असेट्स वाला, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स अभी बच रहा है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी अपना चल रहा है डिटेल के अंदर। अब fraudulent financial reporting often involves management override of controls that otherwise may appear to be operating effectively. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज़्यादातर क्या इन्वॉल्व होता है? मैनेजमेंट अपने जो इंटरनल कंट्रोल्स की पावर्स थी उसको ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज दैट में अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, जो कि कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली कर रहे हो, मैनेजमेंट उन कंट्रोल्स को ओवरराइड करता है। फ्रॉड कैन बी कमिटेड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स सच एज। अब ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स, क्यों करने के, वाई फॉर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर टू अचीव फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अब ये 6 पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में, मतलब आपको ये 6 पॉइंट्स एज इट इज़ याद करना है। आप लोग रीड करेंगे तो आपको समझ तो ईजिली आ जाएंगे, लेकिन पेपर के अंदर जब लिखने के लिए आएगा तो ये आप लोग इन पॉइंट्स को लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लगती है। तो आप लोग एक बार पेपर से पहले इनको अपने हाथ से एक बार लिख के 6 पॉइंट्स को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। फर्स्ट टेक्निक क्या है? Recording fictitious journal entries, particularly close to the end of an accounting period, to manipulate operating results or achieve other objectives. हम लोग journal entries fictitious मतलब फर्जी journal entries रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमने इससे परचेज कर ली, हमने इससे सेल कर दी, फिर हम लोग साल के बाद में मतलब ईयर एंड होने के बाद उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो fictitious journal entries रिकॉर्ड करके मैनेजमेंट इसको अचीव कर सकता है। Second technique, inappropriately adjusting assumptions and changing judgments used to estimate account balances. कुछ account balances for example provisions को हम लोग assumptions लगाने के हिसाब से inappropriately adjust कर सकते हैं हमारे financial results को manipulate करने के लिए। थर्ड पॉइंट, ओमिट करना किसी भी ट्रांजैक्शन को, एडवांस ले लेना, मतलब 1 अप्रैल के बाद का ट्रांजैक्शन था लेकिन हम लोगों ने अभी 31 मार्च से पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया, या फिर उसका डिले कर दिया हमने रिकॉग्निशन। 31 मार्च के पहले का था ट्रांजैक्शन तो, लेकिन हमने उसका डिले रिकॉग्निशन करके उसको नेक्स्ट ईयर के अंदर उस एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ये यूजुअली कब होते हैं परफॉर्म? ईयर एंड के आसपास ही होते हैं ये लोग। कंसीलिंग, छुपाना और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स हमारे को मालूम पड़ गया एंटिटी को 31 मार्च से पहले लेकिन हम लोगों ने उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर लिया ताकि हमारे जो रिकॉर्डेड अमाउंट्स हैं उसके अंदर चेंज नहीं हो पाए, या फिर हम लोगों ने उन फैक्ट्स को पहले ही बता दिया तो उससे भी चेंज हो सकता है, उससे भी ये चीज़ परफॉर्म की जा सकती है। ये भी एक टेक्निक है। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। पहला, रिकॉर्डिंग फैक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग एजम्पशंस, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग द रिकॉग्निशन, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टेक्निक है मतलब एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। ए एंटिटी ने बी एंटिटी को सेल करी, बी एंटिटी ने सी को करी, सी ने डी को करी, डी ने ई को करी, ऐसे करके पूरी की पूरी एक चेन बना ली, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हम लोगों ने एंटर कर लिया। उससे भी हम लोग, ये एक टेक्निक बन सकती है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल्स। लास्ट पॉइंट है ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को अल्टर कर दिया, ये भी एक ओवरराइड, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स ही है क्योंकि मैनेजमेंट इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। अब मैनेजमेंट ये तरीके के मतलब ये काम करता ही क्यों है? वाई डू मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ कमिट फ्रॉड? व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ टू कमिट फ्रॉड? अपन लोगों ने ऊपर 3 चीज़ें देखी थी, ये चीज़ें इंड्यूस करती हैं मैनेजमेंट को या फिर एम्प्लॉयज़ को। सबसे पहला था उसके अंदर मतलब एक तो था उसके अंदर रेशनलाइजेशन, एक था परसीव्ड अपॉर्चुनिटी और एक था इंसेंटिव्स या फिर प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड। ठीक है, तो उसी के यहाँ पे थोड़े से इंस्टेंसेस दे रखे हैं। फॉलोइंग आर द सर्टेन इंस्टेंसेस विच हेल्प टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस कि मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ फ्रॉड क्यों कमिट करते हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर प्रेशर, ये इंसेंटिव या फिर प्रेशर वाले पॉइंट के अंदर कवर हो गया। मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, ये भी इंसेंटिव या प्रेशर के अंदर कमिट हो गया। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ और लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़, नेम गेम हो सकता है। मतलब एग्जांपल, मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू डू समथिंग इलीगल। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को बोल सकती है कि तुम लोग इस चीज़ को कर लो ताकि ट्रांजैक्शन छुप जाएगा, हम लोग तुम्हारे को इतना रुपया दे सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड अगर किसी को मिल रही है तो कौन उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करना चाहेगा अगर उसका नेचर ही ऐसा है तो। ठीक है, कुछ जनों का नेचर ही ऐसा होता है। अब वापस इन्होंने इसी पॉइंट को डिटेल में वापस रिपीट कर दिया इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अपना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला जो पॉइंट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पॉइंट को अपन लोग अगली क्लास से लेने की कोशिश करते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को।
Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Like the video also and share this video with your friends too. If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the improvement of the videos, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries or issues. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.